जगह से नहीं कभी न बन जाऊं। हरे कृष्ण हरे राम। दिल ने फिर याद किया। नमस्कार, सारा प्रणाम। मैं हूं प्रशांत आंग्रो और दिल ने फिर याद किया में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि हमने वादा किया था आपसे कि एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे, वाकई बेहद खुशी हो रही है उनका तारुफ करते हुए। ये और कोई नहीं बल्कि खुद कादर खान साहब है। समय मुंबई में सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। तो आपके साथ आपकी जिंदगी के सफर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपकी जितनी भी सारी यादें हैं, उन यादों को हम तराशने की, कुरेदने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। उन लम्हों को अगर शुरुआत की जाए पिशीन बलूचिस्तान से, वहाँ से मुंबई का सफ़र और उसके पीछे की कहानी जानेंगे सर आपसे। मैं पिशीन से नहीं आया हूँ, मेरी वालदा वहाँ की थी। पिशीन की मेरी वालदा थी, कोयटा बलूचिस्तान की, और मेरे वालिद जो थे वो कंदहार के थे, और ये लोग जाके सेटल हो गए थे काबुल में। वहाँ जो है वो यके बाद दीगरे मेरे मुझसे पहले 3 मेरे भाई हुए। वो 8-8 साल की एज को पहुँचते थे और फौत हो जाते थे, मर जाया करते थे सर। शम्सुर रहमान, हबीबुर रहमान और फजलुर रहमान, ये मेरे वालिद के नाम पे हैं, उनका नाम अब्दुर्रहमान था। अब जब मैं पैदा हुआ तो मेरी वालदा डर गई और वो कहने लगी कि ये जगह की हवा जो है वो मेरे बच्चों को साजगार नहीं है, यहाँ मेरे बच्चे जी नहीं पाते हैं, मैं यहाँ से जाऊंगी। अब गरीब घराना सर, सुबह रोटी खा ली तो दोपहर का ठिकाना नहीं, दोपहर में अगर कुछ बन गया खाना पानी तो रात का भरोसा नहीं। ऐसे गरीब घर में अफगानिस्तान काबुल से कहाँ जाएंगे वो। बहरहाल चल पड़े लोग, होते हुआते धक्के खाते। ये कुदरत जो है मेरी जिंदगी का स्क्रीन प्ले लिख रही थी उस वक्त, और मैं उस जमाने में जो है ये ठोकरें खाते खाते, धक्के खाते खाते ये बम्बई आए सर। और बम्बई में आने के बाद यहाँ का जो सबसे गंदा स्लम है कमाटीपुरा पहली गली, आज धारावी को लोग बोलते हैं, लेकिन वो जो लोग कमाटीपुरा से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि उससे गंदा स्लम पूरे वर्ल्ड में नहीं है सर। हम वहाँ जाके ठहरे सर। अब एक बिल्डिंग में हम ठहरे, उसका नाम जादू वाला बिल्डिंग था या नूर मोहम्मद चाल थी। उसके 3rd फ्लोर पे हमें 2 कमरे मिल गए, छोटे छोटे से कबूतर खाने टाइप के, और इस तरफ प्रोस्टिट्यूशन, इस तरफ प्रोस्टिट्यूशन, इस कदर यहाँ शराब बनती है, पीछे चड्डू खाने हैं, सामने कत्ल होते हैं। मतलब दुनिया की कौन सी बुराई थी जो वहाँ नहीं थी। और वहाँ मैं बड़ा हुआ सर, वहाँ बड़ा हुआ, और बड़ा होते 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 सर मैं सिविल इंजीनियरिंग तक पहुँचा हूँ सर। माशाल्लाह। अब क्या है कि उस जगह पे उस जिंदगी के जो इनिशियल धक्के हैं वो जिंदगी में वहीं लगे सर। मुझे चोट, कुछ लोग कहते हैं कि सर कादर साहब आपके कलम में जो है वो स्याही की जगह कुछ कभी कभी खून बह जाता है, तो वो खून आँखों से भी बहा है, खून पिया भी है, इसलिए वो सब, ये सब चीज़ें ज़िंदगी का अटूट हिस्सा बन के रह गई हैं। अब मेरी वालिद और मेरे वालदा इस माहौल में, बम्बई के माहौल में सर, कंदहार में तो क्या है कि काबुल में कैसे भी रोटी खा लो, कुछ भी कर लो, जी जाते थे। लेकिन एक शहर में आकर, यानी दुनिया के नक्शे पर उभरता हुआ एक शहर था बम्बई, या अब मुंबई हुआ, उस ज़माने में तो बम्बई था, तो दोनों में निबाह नहीं हो सका। मेरे वालिद जो है घर के लिए रोटी रोज़ी नहीं फराम कर सके सर, वो नहीं इंतज़ाम कर सके।
तो दोनों में निबाह नहीं हुआ, दोनों में अटूट हो गई बात, एंड दे गॉट सेपरेटेड, दोनों में तलाक हो गया सर। मेरे वालिद और मेरी वालदा का मेरी 1 साल की उम्र में तलाक हो गया। ये मेरी ज़िंदगी का पहला झटका है सर। वो वालिद जिसकी मैं अब भी उसका नाम लेता हूँ तो मेरा मन करता है कि उसके पैर कहीं मिलें तो मैं उसको आंखों से लगाऊं, मेरे वो वालिद सर। कोई एक खूबसूरत चीज जो आज भी तरोताज़ा दिल के अंदर है, कोई वो एक लम्हा, वो एक सोच जो वालिद के लिए आपके बता दिल में- आप तो मेरे सफरनामे में सब मिलेगा आपको। जी जी अब इतने में क्या हुआ कि मेरे नाना अफगानिस्तान वो बलूचिस्तान से आए, मेरे मामू भी आए और मेरी वालदा से कहा कि ये इतना गंदा इलाका तुम आकर ठहरी हो यहाँ पर और तुमने अपने शौहर से तलाक भी ले लिया है, मगर याद रखो इस शहर में, इस गंदे माहौल में एक औरत बिना मर्द के सहारे की नहीं रह सकती, उसको शादी करनी होगी दोबारा। एंड दे मेड हर मैरी अगेन एंड माई मदर गॉट मैरिड अगेन। और मैं सेकंड फादर, मेरे स्टेप फादर भी आए, वो अच्छे एक कारपेंटर से थे। अब वो तो 2 वालिद और 1 वालदा, ये 3 के बीच में मेरी ज़िंदगी जो है ये चक्कर काटती रही और ये चलती रही सर। और परेशानी का ये आलम था कि ये आपने देखा होगा मोस्टली जितने भी लोग काम करते हैं, वो मैकेनिक हो या कारपेंटर हो, ये लोग काम नहीं करते, इनको काम आता है पर करते नहीं हैं ये लोग। ये इनको लोगों को टॉर्चर करने में मज़ा आता है। तो वो भी ऐसे ही थे, काम पे नहीं जाते थे। और अक्सर व बेशतर जो है मुझे मेरे बाप के पास भेज देते थे कि जा उनसे कुछ मांग ला ताकि घर में चूल्हा जले आज। अब मैं उनके पास जाया करता था। अब वो कहते थे तू बेटा मेरे पास काहे के लिए चला आता है, पैसा नहीं था इसलिए तो तेरी वालदा से मुझे अलग होना पड़ा, अब तू यहाँ भी मेरे पीछे आ जाता है। तो वो एक मस्जिद में पेश इमाम थे सर, नमाज पढ़ाते थे। वो मुश्किल से 3, 4, 5 रुपए उनको महीने के मिलते थे, तो वो कभी 2 रुपए मुझे दे दिए उन्होंने। तो मैं वो डोंगरी वहाँ जाता था और कमाटीपुरा इधर ये ग्रैंड रोड के पास इलाका है, और वहाँ से पैदल जाता वहाँ गए जाता था, दिन भर खड़ा रहता भिखारी की तरह, और फिर वहाँ से 2 रुपए लेकर धक्के खाता हुआ छोटा सा बच्चा, एक 5-6 साल का, वो यहाँ पर आता और बनिए की दुकान से आटा, दाल और वो घासलेट ले आते थे और मेरी वालदा बनाती थी, तब हमारे घर में खाना बनता था सर। एक हौसला था, इस हौसला ये कहाँ से आया था उस? ये मेरी माँ का कंट्रीब्यूशन था सर। मेरे साथ जितने, मैं स्कूल में दाखिल हुआ, एक म्यूनसिपल स्कूल में मैं गया पढ़ने के लिए। अब घर में फाका चलता था, तो मुझसे मेरे दोस्त जो जमाने के थे वो कहते थे छोड़ना यार, तू कहाँ पढ़ाई करता है, घर में खाने को नहीं है, तू जाके पढ़ाई करता है, तू हमारे साथ चल। ये देख ये पत्रे की फैक्ट्री में ये काम करता है, ये किसी थैली बनाने वाले की कटिंग कंपनी में काम करता है, तो 4 रुपया 5 रुपया पर डे कमा लेते हैं, तो घर चल जाता है, चल। मुझे बात बहुत जमी, तो मैंने किताबों को रख दिया कोने में और चला उनके साथ। अब 3rd फ्लोर से मैं सीढ़ी पे, मेरा एक पाँव नीचे है और एक सीढ़ी पर ऐसे ही पाँव रखा है, एक हाथ मेरे कंधे पर आया सर, मुझे पकड़ लिया एक हाथ ने, मुड़ के देखा मेरी वालदा खड़ी थी और एक तंजिया सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे थी, कोई गुस्सा नहीं है। अब बोली मैं जानती हूँ तू कहाँ जा रहा है, इनके साथ जा रहा है किसी फैक्ट्री में काम करके, ताकि 4-5 रुपए कमा के लाएगा और हमारे घर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। नहीं बेटा, इन 4-5 रुपए से हमारे घर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, और अगर तू उस प्रॉब्लम को, उस मसले को तू हल करना चाहता है तो उसका एक ही तरीका है,
तू पढ़, तू पढ़। उसने पढ़ का लफ्ज ऐसे फेंका मुझ पर कि मेरे सर से लेके पैर तक जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा मेरे रगों में डाल दिया सर। और मेरे रोम रोम अभी भी मेरे जो वो रोम एक एक हिस्सा कांप रहा है। इस अंदाज से उसने कहा कि तू पढ़, दुनिया की हर मुसीबत का मुकाबला करने के लिए मैं हूं, तेरी जरूरत नहीं है, तू बहुत छोटा है, जब मेरी उम्र को पहुंचेगा तब मुसीबतों से लड़ना, अभी मैं लड़ूंगी, तू सिर्फ पढ़। और मैंने उनको मारा धक्का, मैं सीधा घर में गया, मैंने बैग उठाया, सीधा स्कूल। तो शायद वो जज्बा जो था वालिदैन का, वो सिर्फ वो एक अल्फाज ने आपकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। मैं आज की माओं को भी यही कहता हूं कि अपनी औलाद को वही जज्बा दिखाओ, उसमें वो लफ्ज़ पढ़ चाहिए सर। आज माँ अगर खुद रोती हो, माँ खुद प्रॉब्लम्स लेकर आती हो, माँ प्रॉब्लम लाती नहीं है सर, माँ प्रॉब्लम सॉल्व करती है। और वो अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व करके देखे तो जिंदगी में कोई दुख आपके करीब आ ही नहीं सकता है, वो सारे दुख खुद पी जाती है। जैसे हिंदू में कहते हैं कि शंकर भगवान सारी दुनिया का जहर पी गए, हमारे घर की जो शंकर भगवान है वो हमारी माँ है। इससे बढ़िया और शायद कुछ हो नहीं सकता, इतनी खूबसूरत बातें बाटी कादर खान साहब ने। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते दिल ने फिर याद किया में खान साहब से हमारी बातचीत जारी रहेगी। दिल ने फिर याद किया। मेरी वालदा रात को मुझे जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद भेजती थी तो मैं कभी कभी बंक मार लेता था। तो हमारे घर के सामने एक इजरायली कब्रिस्तान था सर, तो मैं दो कब्रों के बीच में बैठ जाता था और वहां बैठकर पता नहीं क्या क्या बकवास किया करता था। दिल ने फिर याद किया। के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है दिल ने फिर याद किया में। हमारी चर्चा है जारी है कादर खान साहब से। आइए बात करते हैं उनसे। खान साहब, वो जो तालीम आपने हासिल की, वो तालीम कहीं ना कहीं एक प्रोफेसर में कन्वर्ट हुई। पॉलिटेक्निकल कॉलेज के अंदर बतौर एक प्रोफेसर आपने वहाँ पे काम करना शुरू किया। उस सफ़र के बारे में जानने की कोशिश करूँगा आपसे। बस पढ़ाई जो तो मैंने शुरू की तो फिर पढ़ता ही गया, मगर एक आदत पता नहीं कहाँ से वो फितरत में आ गई कि जब किसी को देखता था, मैं किसी को अच्छा बोलता हुआ देखता था तो उसका दीवाना हो जाता था कि यार मैं भी ऐसे ही बोलूँगा, और उस वक्त तक दोहराता रहूँगा जब तक मैं उससे अच्छा ना बोल लूँ। एक आदत। दूसरा, किसी को देखता था कोई ख़ास अंदाज से बात करते हुए तो उसकी नकल किया करता था। और तीसरा, ज़िंदगी में जलावा तो था। तो मेरी वालदा रात को मुझे जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद भेजती थी तो मैं कभी कभी बंक मार लेता था। तो हमारे घर के सामने एक इजरायली कब्रिस्तान था सर। तो ये इजरायली लोग जूस जो हैं ये अपनी कब्रों को सीमेंट कंक्रीट का बनाते हैं, सॉलिड। तो मैं दो कब्रों के बीच में बैठ जाता था और वहाँ बैठकर पता नहीं क्या क्या बकवास किया करता था सर। मैं दुनिया में कभी वो जो भी फिल्मों में आपने देखा है कि तुम खुश तो बड़े हो रहे होगे, आज तुम्हें अच्छा तो बहुत लग रहा होगा, यही सब बोला करता था। और वो बोलता था और वो निकलते जाते थे अल्फाज। अब वहाँ पर मुझे पता नहीं था, एक साहब दीवार की आड़ में खड़े होकर मुझे वॉच करते थे। एक साहब थे उस ज़माने में, उनका नाम अशरफ खान था। वो बहुत बड़े एक्टर थे। उन्होंने महबूब खान की रोटी में एक रोल किया था जिसको कई अवार्ड मिले थे। तो वो उस ज़माने में एक ड्रामा कर रहे थे जिसमें एक छोटे से लड़के की 8 साल के लड़के की ज़रूरत थी। वो प्रिंस होता है। अब वो तलाश में थे, उनको कहीं मिल नहीं रहा था। तो किसी ने जाके कहा कि एक लड़का है, रात को वहाँ बैठा रहता है, पागल सा लगता है, तुम देखो अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करा लीजिए। अब वो मेरे पास आए, रात को उन्होंने टॉर्च मेरे मुँह में, मैं डर गया। बोले बेटा तुम ये क्या करते हो तुम?
सडनली वो मैं नॉर्मल हो गया जी। और सहम गया। जी। मैंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ याद आता है, दिन में देख लेता हूँ किसी को तो वो दोहरा लिया करता हूँ। उसको ये बोलने का ढंग बड़ा कि दोहरा लिया, ये लफ्ज़ अभी भी किसी को याद नहीं होगा, दोहरा लिया। जी। मैं 8 साल की उम्र में वो बोला अल्फाज बोलते थे। उन्होंने कहा कि ड्रामे में काम करोगे? मैंने ये क्या होता है सर? बोले मैं बता दूंगा। अपने आदमी से कहा कल इनको बंगले पे ले आना। तो सुपर टाकीज जो है उसके सामने गली में एक ऐसा 3-4 बिल्डिंग के बाद एक ऐसा लकड़े का बंगला है, वो उनका बंगला था। वहाँ मुझे ले गए, मुझे उन्होंने कुछ डायलॉग दिए पढ़ने के लिए, मैं पढ़ता गया, उनको अच्छा लग रहा था और मैं पढ़ता गया, मैंने पूरा प्ले पढ़ लिया। अब उन्होंने मुझे, वो प्ले का नाम था वामिक अजरा। वामिक अजरा। ये रोमियो जूलियट की तरह 2 लवर्स थे, वामिक अजरा। और ससी पुन्नू जैसे हैं। और वो उनके दौर में एक शहजादा था, और वो शहजादा जो था वो हुकूमत करता था। वो इनकी काफ़ी हेल्प भी इसने की। जी। अब मैं अपना काम कर रहा हूँ और मेरी पूरी ऑडियंस जो है वो दीवानी है सर। और प्ले ख़त्म होने के बाद पूरी ऑडियंस ने मुझे ऐसे उठा लिया जैसे गणपति में त्योहार में गणपति को ले जाते हैं जी। और मुझे बिल्कुल वहाँ से उठा के पता नहीं कहाँ ले गए। जी। एक बड़े मियाँ आए, इतनी बड़ी दाढ़ी थी उनकी। बोला बेटा तू जो है बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अपनी जेब में से 100 का नोट एक दिया मुझे, बोले संभाल के रख, जी। ये लाखों में बन जाएंगे, बदल जाएंगे ये, जी। इसको संभाल के रखना, ये मेरी याद है। अभी भी है वो नोट मेरे पास। खान साहब उस वक्त ब्लास्ट हुए थे एक्टिंग के क्षेत्र में, वहीं से एक सफर दौर एक जी शुरू एक्टिंग हुआ। की। और पता नहीं कहाँ से, अच्छा उसके बाद मैंने जब मैट्रिक पास कर लिया तो इस्माइल यूसुफ कॉलेज में गया जी। पढ़ने के लिए। तो मैं क्लास में बैठा था, मेरे कलीग ने कहा कि यार तू स्टेज पे चल। मैंने क्यों, क्या है? बोले वहाँ ऑडिशन हो रहा है। मैंने कहा ऑडिशन क्या है? बोले नहीं, कुछ लड़कों को यहाँ के एनुअल डे पे कोई प्ले कर रहे हैं लोग, तो लड़कों का सिलेक्शन हो रहा था। मैंने कहा मैं क्या करूँगा मैं? अरे तो चल तो सही। मुझे ज़बरदस्ती खींच के लड़के ले गए। जी। सर हमेशा लोग ले गए सर। मैं हमेशा गरीबों के धक्कों पे मेरी गाड़ी आगे बढ़ी है सर। और वो मुझे उस जगह ले गए हॉल में, तो प्रबोध भाई थे, मुझे देखा, उस लड़के ने कहा सर इसको भी ऑडिशन देना है। बोला बुला लिया मुझे प्ले दिया, बोले ये पेज पढ़ो, और मैं पढ़ता गया। तो वो और उनके साथ एक हमारे डायरेक्टर भी थे रमेश जमींदार। अब वो जो दोनों ने देखा तो एक दूसरे को लुक दिया। फिर मुझे बोला दूसरा पेज पढ़ो, फिर पढ़ा मैंने। करते करते पूरा प्ले पढ़वा दिया उन्होंने से। बोले कितने ड्रामे में काम किया तुमने? मैंने कहा एक में किया बस, वो बाकी में नहीं की। बोले तेरी जबान इतनी साफ कैसे? मालूम नहीं सर, वो ऑनलाइन की हो सकता है कि संगत का असर हो, बाकी मुझे नहीं मालूम। अच्छा है। और उन्होंने मुझे एक फकीर का रोल दिया सर। अब वो प्ले को पढ़ते पढ़ते मैंने दूसरे दिन या थर्ड डे प्रबोध भाई से जाके कहा, मैंने कहा सर ये प्ले जब मैं रन थ्रू पढ़ता हूँ तो इसमें कहीं झोल नजर आता है, ऐसा लगता है कि इसको कहीं राइटर ने छोड़ दिया कहीं। तो बोले यार वो तो मुझे भी लगता है, तेरा कुछ समझ में आता? मैंने कहा मैं ट्राई करूँ। बोले हाँ जा। मुझे कहा तो मैं गया कैंटीन में और बैठ गया, मैंने लिखना शुरू किया। 4 घंटे बैठा और मैंने प्ले को रीराइट करके उनको ले जाकर सुनाया, और उठ के उन्होंने गले लगा लिया। बोले बेटा ये प्ले तेरा, आज से इस प्ले का राइटर तू है, तूने लिखा ये प्ले,
और वो सर वो प्ले मेरे नाम पर हो गया। अब तक मैं करता हूँ ताश के पत्ते। तो सक्सेस नाम की जो चीज़ है वो खुद ब खुद आई, मैंने मांगी नहीं, भीख नहीं मांगी सर, वो कुदरत खुद डालती गई मुझ पर। क्या है, आपको सिंसियर होना चाहिए। मैं सिंसियर था, मैं अपने काम में सिंसियरिटी से काम कर रहा था और कुदरत मुझे नवाजती गई सर, वो नवाजती गई और मैं जो है अपने सक्सेस के मकाम पे जाता रहा और जाता रहा। अब हर जगह, अभी क्या होता था कि उस ज़माने में, अभी कुछ घर में तो खाने को है ही नहीं, तो मैंने उस ज़माने एक स्कूटर ले ली, लैम्ब्रेटा, MRY 813 उसका नंबर था। ये किसी गाड़ी का नंबर होगा तो बड़ा लकी आदमी है। MRY 813 लैम्ब्रेटा वो थी। ये भी उस ज़माने में क्या ड्रामे के पैसे मिलते थे, रॉयल्टी। अच्छा, सब लोग 25 रुपये रॉयल्टी लेते थे ड्रामे का, मैं 50 रुपये लेता था। अच्छा, फिर उसके बाद ड्रामा डायरेक्शन के मैं 200 रुपये लेता था। तो हर जगह मेरे असिस्टेंट जाते थे, कहीं शफी इनामदार जाता था, भरत कपूर जाते थे, मुश्ताक मर्चेंट, ये सब मेरे असिस्टेंट थे लोग। और जो मिलते थे तो उसमें आधा मैं बंटवारा कर लेता था, आधा उसका और आधा मेरा जी। तो ऐसे ही 1000 रुपया महीने का कहीं से आ जाता था ड्रामों के ज़रिए। तो रोज़ जो है वो ड्रामे कर रहे हैं और दुनिया में ड्रामे के अलावा कुछ सोच ही नहीं थी। और प्ले में खोया हुआ, प्ले लिखना, रोज़मर्रा क्या करता था कि साबू सिद्दीक नागपड़े से हम पैदल चलते थे, मैं आगे और मेरे पीछे मेरे असिस्टेंट लोग, शफी इनामदार, भरत कपूर, मुश्ताक मर्चेंट और 2-4 और, ये सब मेरे पीछे होते थे। मैं बोलता जाता था, ये लोग लिखते जाते थे। तो ये हमारा ड्रामा इस तरह लिखा जाता था। हम सीधा नरीमन पॉइंट जाते थे और नरीमन पॉइंट से चौपाटी वापस आते थे। एक प्ले का प्लॉट हो जाता था या कभी कभी प्ले भी हो जाता था। सिर्फ सफर में चलते इस तरीके से प्ले लिखे हमने। अब उसके बाद एग्ज़ाम हुआ, नौकरी की बारी आई, शाह कंस्ट्रक्शन में जॉब मिला। 1 महीना जॉब करने के बाद वहाँ के जो मालिक थे उन्होंने कहा, भाई तुम अगले महीने से नहीं आना यहाँ पर, क्योंकि काम है नहीं, इसलिए तुम बंद करो आना, बिकॉज हम तुम्हारी सैलरी दे नहीं सकते। अब मुश्किल से 600-700 रुपये मिलते थे। मैंने कहा, सर मेरे घर में बहुत बुरी हालत है, आप नहीं देंगे तो बोले, वो हम क्या करें भाई, नहीं। भूखा प्यासा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मैं अपने ही कॉलेज के, मेरे कॉलेज का नाम साबू सिद्दीक था, उसकी सीढ़ियों पे जाके बैठ गया। हमारे प्रिंसिपल साहब जो थे, फ़कीह साहब उनका नाम है, वो ऊपर जा रहे थे, मुझे देखा, बोले, अरे खान इधर क्या? बोला, कुछ नहीं सर, मैं जॉब पे गया था। हाँ चल तू इधर। अंदर ऑफिस में ले गए। क्या वो? सर मेरा जॉब छूट गया। तो ठीक है, इंजीनियर्स को, जॉब वालों को ऐसा होता है, तो ऐसा मुंह नहीं बनाने का। खाना खाया तूने? मैंने खाया। झूठ बोलता है। फिर घंटी दबाई, घर से खाना, ऊपर ही रहते थे, खाना मंगाया, खाना खिलाया सर, 200 रुपये जेब में डाले। बोले, डरना नहीं कभी ज़िंदगी में, और सुन एक काम कर, एक टीचर 11th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्रिकल मशीन ड्राइंग और अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ाने वाला, वो छुट्टी पे बाहर गया है 2 महीने के लिए, तू काम करेगा टेम्पररी उसकी जगह पे? मैं करूँगा सर। तो टीचर बन गया। अब 2 महीने के लिए टीचर बना, और इतना, अब वो उन सब्जेक्ट्स का मैं टीचर बना जिनमें मैं खुद फेल हुआ था, ज्योमेट्रिकल मशीन ड्राइंग और अप्लाइड मैकेनिक्स। बहुत बोर सब्जेक्ट है सर, बहुत खुश्क, ड्राई, और वो ड्राइंग शीट बनानी पड़ती है ऐसी, साल में 15, कोई बनाता नहीं था। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो लड़कों को मज़ा आने लगा, मैं भी और दिल लगा के पढ़ने लगा, और सर ऐसा पढ़ाने लगा जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ाने लगा सर। 1 हफ्ते बाद
और मुझे बेस्ट टीचर ऑफ महाराष्ट्र का अवार्ड दिया गया था। इससे बढ़िया और शायद कुछ हो नहीं सकता। इतनी खूबसूरत बातें उन तमाम दर्शकों के लिए, अपने दिल से निकली उन तमाम यादों को हमारे इस कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया में बाटी कादर खान साहब ने। फिलहाल आज बस इतना ही। सारा प्रोग्राम किसी को इस जगह से नहीं जाना, कभी न बन जाऊं हर एक हरे राम। दिल ने फिर याद किया। किसी को इस जगह से नहीं जाना, कभी न बन जाऊं हर एक हरे राम। दिल ने फिर याद किया। ज्योमेट्रिकल मशीन ड्राइंग और अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ाने वाला वो छुट्टी पे बाहर गया है 2 महीने के लिए। तू काम करेगा टेम्पररी उसकी जगह पे? मैं करूँगा सर। 4 घंटे बैठा और मैंने प्ले को रीराइट करके उनको ले जाके सुनाया और उठ के उन्होंने गले लगा लिया। बोले बेटा ये प्ले तेरा। कुछ लोग कहते हैं कि सर कादर साहब आपकी कलम में जो है वो स्याही की जगह कुछ कभी कभी खून बह जाता है। नमस्कार, सारा प्रणाम। मैं हूं प्रशांत आंग्रो और दिल ने फिर याद किया में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। समय मुंबई में सर सबसे पहले आपका स्वागत है। अगर शुरुआत की जाए तो महाराष्ट्र के बेस्ट टीचर से एक स्टेज पे एक बेहतरीन फनकार के तौर पे आपने काम किया है। उसके बाद फिर ये फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक कैसे मिला? मैं एक बार क्लास में पढ़ा रहा था अप्लाइड मैकेनिक्स और प्यून आया मेरे पास। बोले सर आपका ऑफिस में फ़ोन आया है। तो मैंने लड़कों को बोला ज़रा कंटिन्यू करो। मैं भी आया। अब मैं नीचे ऑफिस में गया तो पूरा ऑफिस खड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कुछ कहीं बॉम्ब गिरा है या क्या हुआ है। जी। बोला क्या हुआ भाई? तो ख्वाजा साहब हमारे एक टेलीफोन ऑपरेटर थे। वो बोलते हैं कि ये फ़ोन है। किसका फ़ोन है? मैंने कहा कहता दिलीप कुमार का। क्या? दिलीप कुमार साहब का फ़ोन है? जब मैंने फ़ोन लिया। हेलो ना भाई, मैं यूसुफ खान बोल रहा हूँ। कौन यूसुफ खान? भाई लोग फिल्म इंडस्ट्री में मुझे दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं। सर मेरा हाथ से फ़ोन छूटते छूटते रह गए। मैंने फरमाई सर, अरे भाई आपकी एक ड्रामे की बड़ी तारीफ सुनी है, मैं चाहता हूँ कि वो आपका ड्रामा देखूँ। मैंने कहा सर ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि लोग आपको एज अ चीफ गेस्ट बुलाने के लिए आपके घर के चक्कर काटते हैं। बड़ी मुश्किल से वॉचमैन अंदर जाने देता है। आप खुद ब खुद मुझे बुला रहे हैं सर और मेरे ड्रामे को देखना चाहते हैं। मेरे लिए बड़ी इज्जत हिम्मत अफजाई की बात है। लेकिन सर मेरी भी 2 कंडीशंस हैं। बोले हाँ हाँ बोलो क्या है? मैंने कहा सर कंडीशन ये है कि एक तो ड्रामा देखने आप वक्त से पहले आएंगे सर, क्योंकि एक मरतबा ड्रामा शुरू हो जाता है तो हम लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं सर, बीच में नहीं आने देते। आर्टिस्ट डिस्टर्ब होते हैं सर, क्योंकि पर्दे पे काम करने वाले में और स्टेज पे काम करने वाले में बड़ा फ़र्क होता है। और दूसरी मैंने कहा दूसरी ये है कि आपको स्टेज पर इन्हें ये पूरा प्ले बैठ के देखना होगा। अगर अच्छा लगे तो पूरा प्ले देखिएगा, ख़राब लगे तो चले जाइएगा। हाँ बोले मैं यकीनन आपकी दोनों शर्तें, बोले कहीं कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं साइन करके दे देता हूँ। मैंने कहा नहीं सर आपके अल्फाज ही मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट हैं। और वो उसके बाद वो आए, उन्होंने ड्रामा देखा और देखते ही वो आंखें सुर्ख, लाल लाल, रो रो के हालत ख़राब। और उसके बाद बैक स्टेज पर आए और माइक लेके कहा कि भाई मैं नहीं जानता था कि स्टेज पर
ऐसे ऐसे फनकार भी काम करते हैं, और फादर खान और उसकी टीम जो है इन्होंने तो गज़ब ढा दिया भाई। अभी मैं कुछ बहुत बड़ा तो नहीं कर सकता, लेकिन ये यकीनन मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट वीक से मेरी एक फिल्म है सगीना महतो, उसमें एक लीडर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, वो कादर साहब कर रहे हैं। और उसके नेक्स्ट वीक मेरी एक फिल्म है बैराग, उसमें 3 दिलीप कुमार हैं, और चौथा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो है वो इंस्पेक्टर का है, तो वो कादर खान करेंगे। तालियां बजी और मुझे उन्होंने साइन कर लिया सर। और उसके बाद तमाम लोगों ने बहुत सराहा, और मेरी सर एंट्री ही इस तरीके से हुई कि मैं जिस जगह पे जो सीन में डायलॉग बोलता था तो पूरे क्यों गरीबों का एक्टर था ना सर। बहरहाल अब स्टेज पे काम मेरा चल रहा था। एक बार राजेंद्र सिंह बेदी या मेरे पास आए, बोले यार मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जवानी दीवानी, मैं चाहता हूँ आप उसके डायलॉग लिखें। दूसरे दिन मुझे उन्होंने रोज मूवीज में बुलाया, मैं गया, उन्होंने मुझे पूरी कहानी सुनाई, मैंने जो वो पॉइंट नोट करना था किया, और मुझे उन्होंने कहा कि ये अभी हम ये महीने भर बाद ये पोर्शन कर रहे हैं, वो मुझे डिटेल में बताया। तो मैं अपनी लिम्ब्रेटा लेके सीधा जो है वो क्रॉस मैदान गया सर। नहीं लिम्ब्रेटा नहीं, लिम्ब्रेटा तो मैं बेच चुका था उससे पहले, ट्रेन से गया। बहरहाल क्रॉस मैदान में अब वहाँ पर लोग फुटबॉल खेल रहे हैं और मैं एक कोने में बैठ के पेड़ के नीचे डायलॉग लिख रहा हूँ। बॉल बार बार आके मुंह पे भी लगता है, तो मैं बोलता था भाई ज़रा संभाल के खेलो यार, सॉरी बोलते थे। फिर मैं लिखा जा रहा हूँ, करते करते मैंने 4-5 घंटे में सब लिख डाला सर। फिर ट्रेन में बैठा और सीधा बैंड्रा पहुँचा। रोज़ मैं इसके ऑफिस में गए, जब तक वो लोग पी पी के थोड़ा टाइट हो चुके थे। मुझे देख के उन्होंने कहा यार पुदी हम लोगों समझ में नहीं आया ये बात। इन्हें गाली दे के कहा कि इसको समझ में नहीं आया है, ये पूछने के लिए फिर आया है। मैंने कहा सर आपने गाली क्यों बकी मुझे? और नहीं यार कहाँ गाली बकी। मैंने कहा मैं सर आपके होंठ पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड योर लिप्स, आपने मुझे गाली दी। नहीं बोले यार तुम फिर आगे पूछने के लिए इतना डिटेल में समझाया। बोले मैं पूछने नहीं आया हूँ, मैंने डायलॉग लिख लिए हैं, मैं आपको सुनाने आया हूँ। व्हाट? अरे बोले यार हम तो डायलॉग राइटर को देते हैं सीन, तो वो आज ये मतलब महीने भर के बाद छूटेंगे, तो एक दिन और बाद में लेकर आता है। मैंने सीन सुनाए तो सीन सुनाता गया, एक एक उठ के बैठने लगा। नरेंद्र बेदी उठा, रणधीर कपूर उठा, ये वो उठा, उठते उठते सब बोले यार वो क्या बात है यार, कल ये नेक्स्ट हफ्ते से कर डालो। और पूरी इंडस्ट्री में इन्होंने वाविला मचा दी कि यार कमाल उसने सीन लिखे, और एक हफ्ते बाद ही शूटिंग रख डाली इन्होंने माशाल्लाह। और एक हफ्ते की शूटिंग हुई। अब मैं इनको बोल के भी बताता था, तो इंडस्ट्री में ये भी हवा फैली कि नया डायलॉग राइटर आया, लिखता तो ठीक ठाक है मगर वो जिस तरीके से बोलता है वो आर्टिस्टों को एक्ट करने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बेसिकली एक्टर भी है वो। उस वक्त कोई एक्टर मानता नहीं था मुझे। बहरहाल तो मैंने ये हुआ, अब 1 महीना भर बाद उन्होंने पूरी अपने काम खत्म कर लिया, मुझे 1500 रुपये दिए। और फिर स्क्रिप्ट से जब आपकी जो शुरुआत हुई, जब ये तमाम एक सफ़र चलता गया, तालीम और लिखावट के बीच की जो एक कशमकश थी, फिर अचानक जो है लिखावट से पर्दे के ऊपर का जो ब्रेक, वो कहाँ से इजाद हुई उसकी? उन दिनों में मनमोहन देसाई में ने बुलाया, वो रोटी बना रहे थे। अब वो बोले, वो बड़े मुंहफट आदमी थे, बोले देख मियाँ भाई, मैं मियाँ भाई लोग से बहुत परेशान हूँ। वो टनी के वो मुहावरे लिख कर लाते हैं डायलॉग के अंदर, मेरे को मुहावरा नहीं चाहिए, मेरे को पोइट्री नहीं चाहिए, मेरी लैंग्वेज गाली लिख सकता है तो लिख। मैंने कहा और लिखेगा अच्छा तो मैं तेरे को सर पे बिठाएगा, नहीं तो ये तेरा सीन जो बत्ती बना के
चढ़ा दूंगा, फिर भाग जाना तू इधर से। मेरे बड़ा ख़राब लगा यार। मैंने कहा सर आपने बत्ती की बात तो की, लेकिन अगर अच्छा लिखूंगा तो। बोले तेरे को सर पे बिठा के नाचूंगा, बोला ना मैंने सुना। अब चैलेंज में मैंने उनके वो पूरी स्क्रिप्ट सुनी और वो क्लाइमेक्स करना वाले थे, बहुत मुश्किल पोर्शन था, और वो मुझे सुनाया उन्होंने। और मैं गया, रात भर जागा सर, मैंने पूरी उनकी स्क्रिप्ट लिखी रात में। हाँ सर। और दूसरे दिन शाम को वो अपने खेतवाड़ी में रहते थे वो, तो वहाँ मोहल्ले में बच्चों के साथ वो क्रिकेट खेलते थे। मुझे देखा तो मैंने देखा वो क्रिकेट खेल रहे, मुझे देखा तो उन्होंने कहा चूतिया फिर आ गया साला, ये वही डायलॉग किसको समझ में नहीं आया जी। मैंने कहा सर आपने गाली बकी मुझे? नहीं यार। मैंने कहा सर मेरी होंठ पढ़ सकता हूँ। मैंने कहा सर मैं आपकी स्क्रिप्ट लिख के लाया हूँ, गाली मत दीजिए। क्या बोलता है? तू लिख के लाया? अरे बैट फेंका, बोले चल अंदर। अंदर ही उनका घर था। चलो अब सुनाया सर उनको। सुनाता क्या, वो आदमी पागल हो गया। वो कभी सोफे पे उछलता है, कभी ये सोफे से वो सोफे जाता है, कभी वो सोफे से वो सोफे पे, कभी दीवार को मार देता है, कभी उठता है, कभी क्या करता है। वो पागल हो गया। कहता कमाल है यार। अपनी वाइफ को बुलाया, बोले सुन ये क्या है, इसने तो मेरी हालत खराब कर दिया। फिर सुना सब मेरे से कुछ उन्होंने 10 मरतबा स्क्रिप्ट पूरी सुना, और उसके बाद टेप भी कर लिया उसको। अरे बोलता है यार तू तो साला जादूगर है यार। अरे यार सॉरी यार, तू मेरे को जूते से मार, तू मेरे को जूते से मार, मैंने ऐसा राइटर लाइफ में नहीं देखा। अबे तू मेरे को तो लगता है घोल के पी गया। और सर मैं क्या बताऊं सर, मेरे को बोलता है अच्छा तूने प्राइस बोल, तू अभी लिया कितना है? ये भाई तू बहुत लेगा तो मैं नहीं दूंगा तेरे को। तो समझा को बहुत लेता होगा। मैंने कहा अभी मैंने नेडेड वाले से 25,000 रुपये है, 25,000 रुपये, 1,21,000 रुपया। माशाल्लाह। 1,21,000 मैं गिर गया। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते दिल ने फिर याद किया में खान साहब से हमारी बातचीत जारी रहेगी। दिल ने फिर याद किया। बोला कौन सर जी? हाँ आपका दोस्त बच्चन साहब? बोला यार सर जी कहेगा, मैं तो बच्चन अमित बोलता हूँ उसको। बोलना नहीं, ही डजंट लाइक इट, को सर जी बोलना। यहाँ से जो है वो गाड़ी 2 ट्रैक पे चली गई। वो सर जी थे, मैं कादर जी था। दिल ने फिर याद किया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है दिल ने फिर याद किया में। हमारी चर्चा है जारी है कादर खान साहब से, आइए बात करते हैं उनसे। बहरहाल पूरे इंडस्ट्री में सबको फोन बना दिया, बोले तुम्हारा बाप आ गया लिखने वाला, अभी देखो इसको किसको बोलते हैं राइटिंग। तो मेरा अरे उसने मेरी इतनी पब्लिसिटी कर डाली। अपने सबसे बड़े दुश्मन प्रकाश मेहरा को बोला कि बेटा तेरी पिक्चर अभी तू बंद कर। वो कैसे बंद करेगा? प्रकाश मेहरा रात को मेरे घर आ गया कि सर मैं तो तुम्हारा पुराना फैन हूँ, मेरी फिल्म तो वो लावारिस नहीं खून पसीना। बोले यार उसमें रोल भी है, वो भी कर ले यार तू। वो क्योंकि स्टेज के ज़माने से जानता है मैं, तो उसमें मुझे विलन का रोल दिया सर। अच्छा मनमोहन देसाई ने एक लॉक लगाया हुआ था कि मेरा कोई भी आदमी प्रकाश मेहरा के यहाँ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं कर सकते थे वो। मैं जाता था तो मेरे पीछे पीछे अमिताभ बच्चन भी आ जाता था, वो भी डरता था उससे, लेकिन वो चुप के साथ। तो बोले तू यार प्रकाश मेहरा के उधर गया था? तो बोले कादर के साथ गया था मैं। अच्छा उसके साथ जाना, वैसे मत जाना। और सर वो बचपना था, बड़े लोगों में जो बचपना होता है वैसा था कि दुश्मनी भी डट के निभाते थे वो लोग। उन दिनों ये नडियाड वाला फैमिली ने एक फिल्म शुरू की अदालत, जिसमें अमिताभ बच्चन का डबल रोल था, बाप बेटा दोनों था।
उसमें एक इंस्पेक्टर खान का रोल था सर। वो किसी हीरो का ही रोल था, तो वो सोच रहे थे किसी एक हीरो को ले लेंगे, तो अमित जी ने कहा कि नहीं यार कादर खान को लो, बिकॉज उन्होंने मुझे स्टेज पे देखा। अब अमित जी की वजह से मुझे अदालत में रोल मिला। तो मैं ये पिक्चर पहले एक हफ्ता पहले वो खून पसीना रिलीज हुई, उसके एक हफ्ते के बाद अदालत रिलीज हुई। तो इंडस्ट्री वालों ने कहा यार इंस्पेक्टर खान का रोल तो लाजवाब किया उसने, उस फिल्म का मुझे बेस्ट एक्टर बेस्ट राइटर सब अवार्ड मिले। लोगों ने कहा यार ये खान तो कहीं मिल जाएगा, मगर विलन नहीं है इंडस्ट्री में। तो मुझ पे ठप्पा मार दिया, बोले अभी विलन के रोल यही करेगा। तो जिस फिल्म को मैं लिखता था उसमें विलन का रोल मुझे ही करना पड़ता था, और यहां से मेरी विलन की गाड़ी चल निकली सर। मद्रास की हिम्मत वाला सर, वो मुझे स्क्रिप्ट मिली, मैंने अजीब अंदाज में लिखा उसको, और मैं बोला यार ये मेरे डायरेक्टर इसको पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने रिकॉर्ड करके पूरी स्क्रिप्ट दे दी इनको। अब डायरेक्टर ने पढ़ा, उस साथ में कैसेट लगाया, रात भर वो आदमी सुनता रहा और वो होता रहा। उसके बाद प्रोड्यूसर को सुबह बुलाया कि देखो, दोपहर को फ्लाइट पकड़ के दोनों बम्बई पहुंचे, मैं कहीं शूटिंग कर रहा था। अरे बोला सर आप यहाँ? बोले हाँ, ये क्या है, तुम क्या लिखा है? ये स्क्रिप्ट देखो, ये कैसेट देखो, ये कौन करेगा ये रोल मुनीम का? कौन करेगा ना? मैंने अच्छा खासा तो लिखा है। नहीं अच्छा खासा लिखा, बहुत अच्छा लिखा तुम, मगर वो करेगा कौन वो? मैंने कहा तुमने एक्टर साइन तो किया है? बोले एक्टर वो एक्टर नहीं करेगा, हम उसको निकाल देगा, यू हैव टू डू दैट रोल। अरे मैंने कहा ऐसा मत कर यार। और सर वो गए और उस एक्टर को राज़ी किया, पूरे पैसे दिए और उसे नो ऑब्जेक्शन का लेटर ले आया और उस एक्टर को निकाल दिया और मुझे साइन कर लिया। और वो फिल्म में मैंने मुनीम का रोल किया। तो एक हफ्ते तक तो जितेंद्र और श्रीदेवी के तमाम जगह बैनर्स लगे हुए थे। एक हफ्ते के बाद सिर्फ कादर खान के बैनर लगे हुए थे, और यहां से मेरी कॉमेडी का ट्रैक चला स्टार्ट हो। तो ये ट्रैक खुद ब खुद बनते गए। मैंने कुछ किया नहीं, ये नहीं बोला कि मैंने ये करूंगा, मैं ये करूंगा, ये रोल मैं करूंगा, ना ना, रोल आते गए और मैं करता गया। खान साहब, कई ऐसे एक्टर्स हैं, ऐसे फनकार हैं जिन्होंने वाकई एक्टिंग की भी तालीम आप ही से सीखी है। मसलन जब गोविंदा, वो हमेशा आपकी तारीफ करते कि मैंने बहुत कुछ सीखा हूँ खान साहब से वो चीज़ सीखा हूँ जो मैं एक ट्यूनिंग सीखा हूँ, एक रिदम होता है एक एक्टर्स के बीच में, एक कॉमेडी का जो एक बहुत बेहतरीन, बोले सबसे डिफिकल्ट होती है कॉमेडी करना। कितना सही है सर, कितना गलत है? सर देखिए, चंद एक्टिंग में कॉमेडी, मुस्कुराना, हंसना, रोना, ये अलग अलग पहलू हैं, और इसका मैं बाकायदा में ट्रेनिंग दिया करता था। मैंने जिसे आपको शुरू में बताया था कि बहुत सारे एक्टर्स ऐसे थे हमारे कलीग्स जिनको मुस्कुराना नहीं आता था। मुस्कुराए तो मुंह फट के, ऐसा मर्द अगर मुंह खोल के हंसे तो खराब लगता है सर। मुस्कुराना दुनिया को सिखाया दिलीप कुमार ने। सबसे अच्छा मुस्कुराते थे दिलीप साहब। तो दिलीप साहब की फिल्में दिखा दिखा कर ऐसे मुस्कुराओ, ऐसे मुस्कुराओ, एक मोटा होंठ जो है थोड़ा सा साइड में थोड़ा गिरा लिया है, थोड़ा सा साइड में करके अब आप जो मुस्कुराते हैं तो वो छोटी छोटी आंखें और आंखें बंद हो जाती हैं, तो नशा आ जाता है उसमें। सर लड़कियां कहती थी कि हम आशिक हो जाते थे ऐसे आदमी पर। उसके बाद रोना, मर्द अगर चेहरा बिगाड़ के रोए तो गंदा लगता है। आंखों में नमी हो, टपक जाए मगर चेहरा ना बिगड़े, होंठ थोड़े से बंद हो,
चलें, बंद हो, रफ्तार में फ़र्क आ जाए उसके, वो भी नेचुरल तरीके से, वो तरीका एक है उसका। और हंसना उसका एक तरीका है। और कॉमेडी जो है वो सबसे मुश्किल इसलिए है कि उसका अपना एक रिदम होता है सर। अगर आप उस रिदम से बाहर जाएं, जैसे गाने का है, रफ़ी साहब ने वो दुनिया के रखवाले गाई थी, वो भजन गाया था, वो किसी से आज गंवा लीजिए वो गा ही नहीं सकता सर। बेशक। वो भजन को उस सुर में गाना ही पड़ेगा। तो आपका कॉमेडी का सुर जो है वो अलग है। आप ऐसे अंदाज में काम कीजिए कि लोगों को लगना नहीं चाहिए कि आप कॉमेडी कर रहे हैं। जहां लगा कि कॉमेडी कर रहा है, खत्म, लगना नहीं चाहिए। अगर लगा तो फिर वो दिल पे लगता है और दिल जो है वो कहता है कि नहीं ये झूठ है। इसी तरह रोना है, मर्द का रोना बहुत मुश्किल काम है सर। हर आदमी रो नहीं सकता सर। और अगर वो चेहरा बिगाड़ के रोएगा तो सत्यानाश कर दे अपना। अब देखिए आप रोना, आप नया दौर में देख लीजिए सर उनका। अरे अरे सब आंख में चला गया पानी, आंख में गया। ये लो। क्या लो। अच्छा, किसी से पुराना झगड़ा था क्या? सो तो पता नहीं, लेकिन घाव नया जरूर है। पहली बार लगा है अपने को। तो बात जरा कम करो, मुझे पट्टी बांधने दो। मैं बहुत बकबक करता हूँ। हाँ। मेरी माँ भी यही कहती है। इतना बस सही है, और कुछ दूं? गांठ ना खुले, बस इतना देख लो तुम। चलो फिर। अरे बस 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 बस। क्यों, दर्द होता है क्या? अरे चोट है, ऐसी लगी है बाबा। बाबा बाबा वाह, ये शहर की चूड़ी बड़ी बढ़िया होती है, काली वाली पे तो जान देता हूं मैं। कमाल है यार। वो जिस तरीके से वो रोते थे कि उनके दोस्त ने उनको दगा दी है, वो उन्हीं का हिस्सा है सर। दिलीप कुमार का हिस्सा है सर। वो दिलीप कुमार फिल्म इंडस्ट्री में एक इंस्टीट्यूशन था। जिस किसी को ज़िंदगी में कुछ सीखना है, उनकी 10-12 फिल्में ला के वो उतार ले नोट की तरह। लोग नोट्स नहीं बनाते सर, कंप्यूटर पे लिखते हैं। कंप्यूटर पे क्या लिखें, कलम से लिखना ज़रूरी है। जब तक आपके हाथ में कलम नहीं आएगा आप लिख नहीं सकते। अब आप कंप्यूटर पे लिख रहे हैं सर, उसमें क्या लिखेंगे आप? और वो दिलीप साहब जो रोते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, इश्क करते हैं, नफरत करते हैं, वो सब उनका अंदाज निराला था। बच्चन साहब ने उन सब को अपनाया। उनको एडिशनल अल्लाह ताला ने क्या दिया, एक हाइट दी, ऊपर से गला दिया सर। आवाज में ग्रफनेस है उनके। वो जो आवाज है उसने बच्चन साहब को बहुत हेल्प किया सर। लेकिन स्कूल जो है वो दिलीप साहब का है। कई अरसे बाद में फिर एक थोड़ा सा एक ठहराव जरूर आ गया था, ज्यादा काम करना आपने बंद कर दिया था। बच्चन साहब के साथ में एक रिदम था, फिर वो एक रिदम थोड़ा थोड़ा स्लो होता गया। हाँ, उसकी भी कई वजूहात हैं सर। क्या है कि इंदिरा जी की डेथ हो गई तो इनको उनके बेटे ने बुला लिया, राजीव गांधी। हाँ, राजीव गांधी ने। ये वहाँ चले गए, इलेक्शन में गए, एमपी बने, दुनिया भर का हंगामा हुआ। अब एमपी बन के जब ये आए, अंदाज बदल गए थे सर। मुझसे मेरे प्रोड्यूसर ने पूछा कि आप सर जी को मिला? बोला कौन सर जी? हाँ, आपका दोस्त बच्चन साहब। बोला यार सर जी कहेगा, मैं तो बच्चन अमित बोलता हूँ उसको। बोलना नहीं, ही डजंट लाइक इट को सर जी बोलना। यहाँ से जो है वो गाड़ी 2 ट्रैक पे चली गई। वो सर जी थे, मैं कादर जी था। तो जी जो है, जी ने नहीं माना
कि मैं उनको सर जी कहूँ, तो फिर वो अपनी थोड़ी अना भी होती है, अपना कुछ वक़ार भी होता है। और नहीं, एक आदमी ने मुझे सिर्फ इसलिए अवॉइड किया कि मैं उन्हें सर जी नहीं कहता, और मैंने सर जी उनको इसलिए नहीं कहा कि मैंने उनको हमेशा अमित बोला है, और मैंने हमेशा उनको उनके कहने पर फिल्में छोड़ छोड़ के दूसरी फिल्में की हैं, तो बात नहीं बनी सर, बस ख़त्म हो गई कहानी। इससे बढ़िया और शायद कुछ हो नहीं सकता, इतनी खूबसूरत बातें सर। इट इज़ प्रिविलेज एंड ऑनर सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने, थैंक यू सर, थैंक यू। वाकई दिल से इतनी सारी बातें, इतनी सारी यादें सिर्फ आपके दिल तक का पहुंचाइए कादर खान साहब ने। वाकई इनकी अगर ज़िंदगी के ऊपर अगर एक नज़र डाले, काफ़ी कुछ सीखने को है, और जो सीख इन्होंने जाते जाते आपको दी है, प्लीज़ उसे ध्यान में रखिए। फिलहाल दिल ने फिर याद किया में आज बस इतना ही, अगली बार किसी और शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। फिलहाल सारा किसी को इस जगह से नहीं जाना, कभी न बन जाऊं हर एक हरे राम। दिल ने फिर याद किया।